भारत माता की। ओहो उमंगोत्सव 2022 के इस संगीतमय रंगारंग कार्यक्रम में पूज्य माता मंगला जी, पूज्य भोले जी महाराज हमारे इस परिसर में, जहाँ पर महाराज यहाँ की वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, हमारे कपकोट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, पद्म श्री प्रीतम भरद्वाज जी, हेमंत पांडे जी, हमारे कलाकार हरदिल अजीज और माता मंगला जी के साथ एक बहुत बड़ा संचालन पूरे देश के 27 राज्यों में उनके द्वारा भी लगातार अपनी सेवाएं दी जा रही हैं श्वेता जी हंट्स फाउंडेशन से। और आज जिन महानुभावों को, जिनको विशिष्ट कार्यों के लिए अभी हम सब लोगों के हाथों सम्मानित करवाया गया, ऐसे सभी अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्टताएं प्राप्त करने वाले हमारे सभी महानुभाव और जिनके साथ यहाँ पर अभी फोटो सेशन और हम सब लोगों ने बेड़ू पाको एक नए रंग में आज मेरे ख्याल से सब लोगों ने पहली बार देखा होगा। सभी हमारे कलाकार बंधु, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे अतिथिगण और बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे नौजवान साथियों और इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक ओहो रेडियो के संपादक संयोजक श्रीमान काव्य जी, मैं आज के इस अवसर पर जहां ये शानदार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वहीं आज राज्य स्थापना दिवस भी हमारा आज 22 साल उत्तराखंड राज्य के पूरे हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सर्वप्रथम मैं संस्कृति व अध्यात्म से परिपूर्ण हमारी देवभूमि उत्तराखंड, आज 22 साल का कालखंड पूरा हो गया। हम लोग काफ़ी चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार आगे बढ़े हैं और यह साल जहां हमने 22 वर्षों का सफ़र पूरा किया है, वहीं अभी कुछ दिनों पहले हम सब लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने जहां देश के 75 सालों में जो हमने उपलब्धियों को, अपने किए हुए आविष्कारों को, हमारे द्वारा किए हुए कामों को जहां ठीक प्रकार से हमने उसका उत्सव मनाया, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, वहीं हमने आज़ादी में जिनका योगदान रहा और ऐसे नामी और बेनाम और जिन गुमनाम, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया, उन सभी को भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से उन सब को भी स्मरण करने का और उनको याद करने का यह आज़ादी का अमृत महोत्सव था। भाइयों बहनों, जहां हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और हम अब आज़ादी के बाद, अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं और अमृत काल में हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। जहां देश को अपेक्षा है, वहीं हमारे प्रदेश को भी अपेक्षा है कि हम सब का योगदान, जहां एक मनुष्य के रूप में, एक नागरिक के रूप में बहुत सारी जिम्मेदारियां हम सब की हैं और हम लोगों ने जहां यह तय किया है कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे, उसके लिए हम उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे योजन कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं, बहुत सारे रोड मैप बना रहे हैं। वहीं हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और उन चुनौतियों का भी हम सबको मिलकर सामना करना है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है जो आज केवल हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं,
बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जिनकी मान्यता और जिनकी स्वीकारता संपूर्ण विश्व के अंदर है। आज हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा प्रसंग आता है, कोई भी ऐसी दुनिया के अंदर बात होती है तो लोग भारत की ओर भी देखते हैं। आप थोड़ा याद करिए कि आज से पहले, जब 2014 से पहले कैसा कालखंड था, उस कालखंड में जो भारत की पहचान है वो कैसी पहचान बन गई थी। एक दब्बू भारत की, एक पिछलग्गू भारत की, ऐसा भारत जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता था, अपने हितों की बात भी वैश्विक मंचों पर नहीं कर पाता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम जहां वैश्विक मंचों पर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, वहीं हम अपने हक में होने वाला कोई भी फैसला बाहर नहीं जाने देते हैं। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। इस नए भारत को बनाने का काम जहां मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, वहीं उत्तराखंड के अंदर हमारे बहुत सारे कार्यक्रम आज उनके कारण से चल रहे हैं। जहां हम धर्म संस्कृति की उत्थान की बात करते हैं, धार्मिक स्थानों की बात करते हैं, तो बाबा बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ, इन दोनों ही जो हमारे बड़े देव स्थान हैं, इन दोनों ही देव स्थानों में 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि खर्च की जा रही है। जहां बाबा केदार के पुनर्निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, वहीं बाबा बद्री विशाल का अभी मास्टर प्लान पर काम प्रारंभ हो गया है। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे गांव, हमारे देश के पहले गांव, अब हमने पहला गांव कह दिया उसको, तो उस कार्यक्रम में मैंने उनके समक्ष निवेदन किया था और मैंने अपने मन की बात करी थी। प्रीतम भाई, जैसे आप लोग भी अपने मन की बात करते हो जागर के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, वैसे ही प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं। तो मैंने कहा कि बार बार मैं सुनता हूं कि ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव है, और मैं आज कह रहा हूं कि ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव नहीं है, ये भारत का पहला गांव है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने जब अपना संबोधन किया तो उन्होंने कहा कि अब जब इन्होंने इसको पहला गांव कहा है तो हमारे लिए अब भारत के जितने भी सीमांत गांव हैं वो सारे के सारे गांव अब पहले गांव के रूप में जाने जाएंगे। तो भाइयों बहनों, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां 2 बड़े काम उत्तराखंड के अंदर हमारे लिए किए, एक तो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ जो एक कठिन यात्रा होती है, वहाँ पर अब आने वाले समय में पूरे देश से, प्रदेश से जाने वाले श्रद्धालु बाबा केदार का दर्शन करने के लिए उनको केबल कार मिलेगी। अब वो केबल कार से जा पाएंगे और बहुत ही सरल यात्रा होगी। इसी प्रकार से जो हमारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहब लगभग 16 किलोमीटर की यात्रा है और केबल से वो लगभग 13 किलोमीटर की केबल कार उसमें बिछाई जा रही है, केबल लगाई जा रही है। वह यात्रा भी आने वाले समय में मात्र 1-2 घंटे में ही पूरी की जा सकी, जिसके लिए 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज ओहो रेडियो, जिसके बारे में अभी यहाँ से काव्य ने बताया कि वो किस प्रकार से उसको कितने 300 स्थानों पर करे थे, कितने स्थानों पर 1000 स्थानों पर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मिलती है, और इन्होंने रेडियो को भी आधुनिक बनाने का काम किया। एक ज़माना होता था, मुझे अच्छे से याद है माता जी, कि एक गांव में मेरे ख्याल से 1 या 2 घरों में रेडियो बजते थे, और रेडियो सभी जो भी उस समय के बड़े गाने होते थे, समाचार होते थे, आकाशवाणी बोलते थे उस समय, वो सारी की सारी रेडियो में ही सुनाई देती थी। और जो आजकल हम लोग चौपाल लगाते हैं, वो उस समय अपने आप ऑटोमेटिक ही चौपाल लगती थी। एक रेडियो बीच में रख दिया जाता था और उसी में सारे कार्यक्रम चलते थे। क्यों हेमंत भाई, ऐसा ही होता था प्रीतम भाई? और जहाँ ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज होना चाहिए, अच्छा उपयोग होना चाहिए। तो देखिए, एक तरफ भारत ज्ञान विज्ञान के दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, वहीं प्रधानमंत्री जी अपने मन की भी जो बात करते हैं वह रेडियो में भी आती है। एक तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी जो हमारी पुरातन चीज़ें हैं
उसको भी हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो बचपन में ये रेडियो सुनकर बहुत अभिभूत होता था, और जो इसके बचे हुए सेल होते थे, वो सेल जो काले हो जाते थे, उन सेलों का हम कैसे उपयोग करते थे। जब महाराज जी वो सेल जब पूरे तरह से पक जाते थे ना, पकने का मतलब कि उनको जो है वो सुन्न हो जाते थे, क्या बोलते हैं उनको, जब खत्म हो जाना, और जब उनकी, हाँ, तो उनको फोड़ते थे, और उनको फोड़कर सवेरे सवेरे हम लोग क्या करते थे, रात को शाम को आकर, शाम को आने के बाद वो सेल फोड़ने के बाद जो हमारी तख्ती होती थी पाठी, वो पाठी को पोतते थे पूरा, उससे काला कर देते थे रात में लगा के, और रात में सूखने के लिए छोड़ देते थे। और सवेरे जो है जब वो सूख जाता था, फिर उसमें घोटा लगाते थे बढ़िया, और घोटा लगा के वो शीशे की तरह बन जाता था, आरसी की तरह, जैसे उसमें शक्ल देखो तो साफ शक्ल दिखाई देती थी। तो दोनों काम हम लोग करते थे। मैं समझता हूँ कि आज लोगों को जोड़ने का, लोगों में एकता बढ़ाने का, खुशी देने का आज भी अगर कोई सबसे अच्छा माध्यम है तो रेडियो ही है। बड़ी मुझे खुशी है कि आज वो रेडियो इस सभी को जिंदा रखने का आज काम कर रहा है। आज इस उमंगोत्सव के माध्यम से वो रेडियो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने ऐसे कलाकारों को सबको बुलाकर इस कार्यक्रम के जरिए हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ साथ उत्तराखंड राज्य को 2025 में हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने के विजन को भी, अभी इन्होंने कहा कि यहाँ से हम ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इसको धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करने के लिए वो हम सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं। आज मुझे कहते हुए भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि जहां मोदी जी के नेतृत्व में एक और हमारा देश आर्थिक और सामरिक क्षेत्रों में महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जैसा मैंने अभी बताया कि हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सबको भी लगातार उनके उत्थान का काम हो रहा है। जहां हमारे प्रदेश में बाबा केदारनाथ, बद्री विशाल और अनेकों स्थानों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, वहीं हिंदुस्तान के अंदर जिनके लंबे समय से आज़ाद भारत में या उससे पहले लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, आज वह भी मार्ग हमारा प्रशस्त हो गया है। भगवान राम का मंदिर भी अयोध्या में बन रहा है। बाबा विश्वनाथ की धरती पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर, वह मंदिर भी आज एक हाईवे का रूप ले चुका है। भव्य काशी और दिव्य काशी वहाँ बन गई है। अभी अभी हम लोगों ने टेलीविजन पर देखा कि महाकाल लोक जो एक अलौकिक रूप में अपना एक नया स्वरूप ले चुका है, वह भी भारत की जनता को समर्पित किया है। आज भारत के पुनर्स्थान का एक नया कालखंड यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बधाई देते हुए अंत में ओहो रेडियो द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हमारे प्रदेश के सभी पर्वतीय क्षेत्रों से, मैं आदरणीय अभी माता जी से कह रहा था कि पूरे प्रदेश के कलाकारों का यहाँ पर एक शानदार संयोजन का काम भी इनके माध्यम से हुआ है। मैं इन सभी कलाकारों का यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि ओहो रेडियो और आप जैसे कलाकार हमारे प्रदेश को सदा ही अपनी लोक संस्कृति से जोड़ने का काम करेंगे। और मैं इस बात का बहुत प्रबल पक्षधर हूँ कि हमारी लोक संस्कृति, हमारे लोक त्यौहार, लोक पर्व, हमारी जो सनातन संस्कृति है वह लगातार आगे बढ़नी चाहिए। उसके लिए सरकार के स्तर पर रहकर हम लोगों ने हर प्रकार से, अभी मैं देख रहा हूँ कि दो चीज़ें, एक हरेला पर्व और इस साल इगास पर्व, दोनों ही बहुत धूमधाम से मनाए गए और पूरे प्रदेश में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक कहीं बीच में कोई भी जो है खाई नहीं रही, सब जगह जो है एक समान जो है त्यौहार मनाया गया। आने वाले समय में हम यह भी प्रयास करेंगे कि जो हमारे और भी बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं, मैं आप सब लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको उत्थान के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जहाँ भी जरूरत होगी
जिस प्रकार की भी आवश्यकता होगी हम लोग बिल्कुल समझ लीजिए कि आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि यह किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। और जो भी समाज, मैं हमेशा कहता हूँ, जो समाज अपनी संस्कृति से और अपनी जड़ों से जिसका जुड़ाव समाप्त हो जाता है, वह समाज वैसे ही हो जाता है, वह संस्कृति वैसी हो जाती है जैसे कोई हरा भरा पेड़ खड़ा तो होता है लेकिन उसकी जड़ें धीरे धीरे सूखने लगती हैं। और एक दिन अगर जड़ें सूख जाती हैं तो बहुत लंबे कालखंड तक तो न तो उसकी टहनियाँ हरी होंगी, न पत्ते लगेंगे, न फल लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वो पेड़ भी सूख जाएगा और पेड़ सूखकर धराशायी हो जाएगा। इसलिए हम सबको, जहाँ हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम तेजी से भौतिकवाद में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत चीज़ों में आगे जा रहे हैं, वहीं हमको अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहने की अत्यधिक आवश्यकता है, अत्यधिक ज़रूरत है। उससे हमको जहाँ पोषण मिलेगा, नई ऊर्जा मिलेगी और नया उत्साह भी मिलेगा, और हमारे पूर्वजों का सबका हमको आशीर्वाद भी मिलेगा, जिसके कारण से हम जिस क्षेत्र में भी हैं उस क्षेत्र में हमको उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उनका आशीर्वाद होगा तो हमारा जो लक्ष्य होगा, जो हमारा गोल होगा, जो हमारा उद्देश्य होगा, वो अवश्य पूरा होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, विशेषकर से कार्यक्रम के आयोजकों को और उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।